हेलो हाय नीरज तिवारी। वेलकम्स टू टू लिसनर्स व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी डिजिटल आर्ट में व्यस्त हैं ना आप लोग। अगर व्यस्तता है तो सच में व्यस्तता का परिचय आप सब क्लास में प्रेजेंट होकर के दीजिएगा। क्योंकि आज से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है और साथ में 100 प्रश्नों का 10 का डोज का भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आज हम ले रहे हैं। चैप्टर का नाम आप भी जानते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को हम लोग समझेंगे और 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो 100 प्रश्नों के साथ प्रागैतिहासिक चित्रकला की ये क्लास आपको कैसी लगेगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मित्रों। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। तो अब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और उम्मीद है कि आप सब अपने लक्ष्य पे अडिग होकर के 148 फतेह करेंगे। अभी भी जो समय है शेष है उसको अच्छे से आप भुनाइए। आज है 19 मई, पेपर आपको 4 तारीख को है। 19 मई से आप अगर 6 घंटे से 7 घंटे रोज पढ़ लेते हैं ईमानदारी से तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आइए क्लास पे चलते हैं। जैसे आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला को उद्गम हुआ मित्रों, तो उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। वही प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं मित्रों। आगे दिया गया पॉइंट्स कि आदिम मानव की कला जो है कैसी रही, तो वो प्रागैतिहासिक युग से ही संबंधित रही। इसलिए आप कहना आदिम मानव या आदि मानव का संबंध प्रागैतिहासिक युग से रहा है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र जो है वो छेपांकन पद्धति किसमें स्टेंसिल्स पद्धति में बने हुए हैं, जबकि प्रागैतिहासिक चित्रों से उस समय के तत्कालीन जनजातीय और संस्कृति का भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों से ये ज़रूर पता चलता है कि उस टाइम की जनजाति कैसी रही है और उस टाइम संस्कृति कैसी थी। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर, प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों पर 5 प्रकार की शैलियों की खोज हो जाती है। इन शैलखंड चित्रों में आप 5 टाइप की जो शैलियाँ खोजेंगे उसमें पूरक शैली होगी, अर्धपूरक शैली होगी, रेखा शैली होगी, अलंकृत शैली होगी और छेपांकन शैली होगी। तो इन 5 टाइप की शैलियाँ उस 5 जो है प्रागैतिहासिक काल के शैलखंडों पर मिल जाती हैं, विद्वान खोजते हैं। आगे कहा जाता है कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे हो सकता है पूछे प्रागैतिहासिक शब्द की यूज़ सबसे पहले किसने किया है, तो आप कहना डेनियल विल्सन ने किया। किस पुस्तक में किया, तो आर्कोलॉजिकल एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास ऐसा पुस्तक जो है किसने लिखा मित्रों, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं, चित्रकला की परिभाषा। तो किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई को अंकित करके किसी रूप का आभास करा देना ही क्या है, ड्राइंग है, यानी चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव जो पूछा जाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जीव के विकास को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ 4 भाग आ गए मित्रों। इन 4 भागों में से एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठीय जीव आया। फिर पेलोजोइक युग आया, इस युग में जो है अकशेरुकी रूप से विकसित हुआ। फिर मेसोजोइक युग होता है, इस युग में कशेरुकी यानी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। फिर सेनोजोइक युग कर देते हैं, इसी युग में स्तनधारी जीवों का विकास हो जाता है। आगे कहा जाए मित्रों, तो कहा जाता है मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी पुरानी है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर आया था। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार का हथियार बनाया करते थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में वो किया करते थे। भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज सर्वप्रथम ब्रुशफुट ने मद्रास के समीप पल्लावरम, कहाँ पे, पल्लावरम नामक स्थान पे 1863 ईस्वी में किया था। तो प्रस्तर युग के औजार की खोज ब्रुशफुट ने खोजी, कहाँ पे खोजी, पल्लावरम में खोजी। पल्लावरम कहाँ पड़ता है, मद्रास में पड़ता है। किस सन में खोजी, 1863 में खोजी, यानी 1963 में खोजी। और आगे बढ़े मित्रों, तो कहा जाता है 1865 ईस्वी में HV वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी के किनारे
पैथॉन नामक स्थान से एक फॉसिल प्राप्त की थी। फॉसिल, एक फॉसिल किसने प्राप्त की? HV वाइने ने प्राप्त की थी। कहाँ से? हैदराबाद से। तो ये चित्रकला की कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसे पोलोजोइक, मेसोजोइक, एजोइक और सेनोजोइक में बांटा जाता है। अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के विवरण के बारे में भी देख लें। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला को अगर पढ़ना है मित्रों, अध्ययन करना है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग पूर्व पाषाण काल होता है, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं। ये 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का होता है। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहा करता था मित्रों। पूर्व पाषाण का मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार के साथ साथ हथियार बनाया करता था। प्रस्तर युग के औजार जो है शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी की घाटियों से भी मिले हैं। और शोवा, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों के वहाँ भी आपको ऐसे औजार देखने को मिल गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिण भारत वाला सबसे पुराना बताया जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत के चेन्नई के पास अंगोला चिंगलेपुत और उसके साथ कुडप्पा क्षेत्र में सीमित रहा है। जबकि पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के रूप में भी बुलाया जाता था, यानी पुकारा जाता था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या रहा मित्रों? तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है मानव ने सबसे पहले क्या बनाया? तो मानव ने कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया। और क्वार्टिजाइट यंत्र यानी मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों से आपके क्वार्टिजाइट यंत्र भी मिल जाते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लास्टोसेसिन यानी अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में जो है अफ्रीका में आ जाता है। और पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से बने उपकरण सोहन नदी घाटी यानी वर्तमान में पाकिस्तान में आपको पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण देखने को मिल जाते हैं। पूर्व पाषाण काल मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक रहा मित्रों। तो वो आखेट भी करता रहा और खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, क्या मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से मिली है और किस काल की है? तो ये पूर्व पाषाण काल की है। वही पूर्व पाषाण काल जिसे आप 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का मानते हैं। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार वो पूर्व पाषाण काल से ही हुआ है मित्रों। और सर्वप्रथम पिथिकेन्सोपस और उसके साथ पिकेनेंसियस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार भी किया है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव की अस्थियां 14 लाख वर्ष पहले की बताई जाती हैं। तो मानव की अस्तित्व जो है महाराष्ट्र के बोरी वाले स्थान से जब देखा जाता है तो 14 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। वैसे आप मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष के आसपास मानते हैं। हर टाइप का डाटा आता है, उसी अनुसार पढ़ना होता है। अब आगे बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात होगी मित्रों, मेसोलिथिक एज की बात होगी। यहाँ 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का दृश्य मिलेगा। और पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है मित्रों। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन और नव प्रस्तर युग के समय में संधि काल वाला समय जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजार और अधिक सुडौल हैं और उसकी ज्यामितीय रूप भी बहुत अच्छी बताई जाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 के बिंद क्षेत्र में जो है मिल जाती है। और मध्य पाषाण काल के औजार जो है वो माइक्रोलिथिक यानी छोटे होते हैं, माइक्रोलिथिक होते हैं यानी छोटे औजारों का प्रयोग यहाँ स्टार्ट हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो बागौर है। बागौर राजस्थान वाला होता है मित्रों। भीलवाड़ा जिले में काठोर नदी के तट पे जो है ये बागौर आपका मिलता है। ये मध्य पाषाण काल का एक बढ़िया नमूना बताया जाता है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, वहाँ 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे 14 मानवों का नरकंकाल मिला है? लांघनाज में मिला है। लांघनाज में मिला है। लांघनाज गुजरात के पुरातत्व स्थल के उत्खनन का कार्य HD संकालिया ने करवाया है मित्रों। तो HD संकालिया किसे खोजते हैं? लांघनाज को खोजते हैं, जो आपके गुजरात प्रांत में पाया जाता है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो जाता है। कब से मिलता है मित्रों? तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बाघौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महादहा से प्राप्त होता है। तो महादहा और सरायनाहर से जो है अस्थिपंजर मिल जाते हैं मानव के। ये सब जो शब्दावलियां हैं, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, ये आपके मध्य पाषाण काल के होते हैं।
अब आगे बढ़ें और उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की बात करते हैं तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 3,000 ईसा पूर्व का होता है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा प्रारंभ की गई थी और भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो वस्ती है मित्रों वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूच प्रांत में प्राप्त होती है। नव पाषाण कालीन मानव घर्षित पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था और नव पाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग जो है वो पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। किसका हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी का हुआ है। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है नव पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है, यानी मानव अस्थायी रूप से रुकना स्टार्ट कर देता है, एक जगह बसना स्टार्ट कर देता है। और नव पाषाण युग प्राचीन वस्ती मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुई है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास मिले जिसे गड्ढा घर कहा जाता है। बुर्ज होम और गुफलकार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब आपके नवपाषाण के एक बढ़िया नमूने बताए जाते हैं। पहिए का आविष्कार अगर पूछा जाए तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की देन है और बुज्रहोम में कब्रों में पालतू कुत्तों का जो शवदाह बनाया जाता है मित्रों वो मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफन किया जाता है। ऐसा साक्ष्य बुर्जहोम में मिला है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से की है। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू कर दी है और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो बताई जाती है वो गेहूं और जौ बताई जाती है। जबकि इलाहाबाद का कुलवा डिहवा जहां से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कोल डिहवा किसके लिए फेमस है, तो कोल डिहवा जो है इलाहाबाद के पास स्थित है और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र जो है वो बेल्लारी रहा है मित्रों और नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना आरंभ करता है। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया और मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है चाक का आविष्कार हुआ, आप कहते हैं नवपाषाण काल की देन है। नवपाषाण काल एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र जो है कहां से मिला, तो वो नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त होता है और उत्तर पाषाण काल मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है। तो उत्तर पाषाण कालीन मानव सबसे पहले जो है इसका प्रयोग करता है, चाहे उत्तर पाषाण का हो चाहे उसे नव पाषाण का हो, बात एक ही है। पालिश लगाने की कला का जो आरंभ होता है वो नवपाषाण काल में ही होता है और नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो मिर्जापुर आएगा, सिंघलपुर आएगा और बेल्लारी आएगा, यहां से प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। उत्तर पाषाण काल के मानव सारे भारतवर्ष में फैलाए गए और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। नवपाषाण कालीन नर्मदा नदी के दरियाई घोड़ा और अन्य पशुओं के अस्मीभूत हड्डियां भी यहीं से प्राप्त होती हैं। नवपाषाण युगीन मानव के यंत्र निर्माण करने के उद्योगशालाएं ये सब दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर हिंगराजी के टुकड़े, शील और पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर हिंगरोजी को पीसा जाता था मित्रों। तो हिंगरोजी को पीसा जाने के लिए पत्थर के टुकड़े भी मिले, सील भी मिले, ये सब भी देखने को मिला है। सिल बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, देहात वाले जानते होंगे सिल क्या होता है, लोढ़ा क्या होता है या पत्थर क्या होते हैं। पत्थर तो सब जानते होंगे, देखते हैं। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास जो है वो नवपाषाण काल में ही हुआ है। तो ज्यामितीय या अमूर्त कला का जो विकास होता है आगे बढ़ता है तो ये अमूर्त कला आगे बढ़ती है नवपाषाण काल में। अब थोड़ा सा बात हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख शोध के बारे में देख लेते हैं, उनके लेखक कौन कौन से रहे, शोध कैसे छपे और कैसे वो आगे बढ़े। जैसे भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वानों में एलन हार्टेक बॉन्ड्रिक आते हैं, स्टुअर्ट पिगॉट हैं, D.H. गार्डन हैं, प्रोफेसर जुनेर हैं, लियोनार्डो आदम हैं और श्री F.R. अल्चिन का भी नाम आता है। उसके साथ श्रीमती आल्चिन का भी नाम आएगा, W. एंडरसन आएंगे, कॉकबर्न आएंगे, C.A. सिल्वारॉड आएंगे और पंचानन मित्र के साथ साथ मनोरंजन घोष का नाम भी प्रमुखता से आ जाता है। तो ये सब विद्वान रहे जो आलेख छापते रहे। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात करते हैं 1950 में एक पुस्तक आती है स्टुअर्ट पिगॉट की, जिसमें उन्होंने प्रागैतिहासिक समय के प्रमाणिक सामग्री से भरपूर बताया है। और आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 के लेखक असित कुमार हालदर रहे हैं। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। प्रीहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात होती है 1923 नामक पुस्तक जो है वो पंचानन मित्र जी की है। और इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो 1929 की है, इसके लेखक जो है वो परसी ब्राउन बताए जाते हैं। जबकि प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात हो या फिर लियोनार्डो एडम द्वारा जो है 1940 में लिखी गई 49-54 में क्रमशः प्रकाशित
की गई है, प्रीहिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। जबकि एच.ए. बॉन्ड्रिक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात करते हैं तो 1952 के आसपास 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किया था, जिसमें आपका सरोह घाट का घायल सुअर वाला और उसके साथ सुअर के आखेट का दृश्य दर्शाया, और होशंगाबाद का भैंसा भी उसी में दर्शाया, और सिंघनपुर का आखेट भी उसी में दर्शाया। तो किसने दर्शाया मित्रों? ये एच.ए. बॉन्ड्रिक की पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में ऐसा आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण शिला स्थल हैं जिनके जो है खोजकर्ता और खोज वर्ष की बात करते हैं, तो देख लो, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 1880 मिर्जापुर क्षेत्र होता है, कार्लाइल इसे खोजते हैं। 1892 बेल्लारी क्षेत्र होता है, एफ फॉसेट खोजते हैं। 1907 की बात करें, बांदा इसका क्षेत्र होता है मित्रों, खोज करते हैं सी.एस. सिल्वरार्ड। जबकि 1910 की बात करते हैं, सिंघनपुर क्षेत्र होता है और C.W. एंडरसन के द्वारा खोजा जाता है। 1922 की बात होती है मित्रों, तो होशंगाबाद है, मनोरंजन घोष खोजते हैं। जबकि 1936 की बात कर रहे हैं, अगर 36 पूछा जाए तो पंचमढ़ी डीएच गार्डन लगाना। और मित्रों जब 32 दिया जाता है तब भी आप जानते हैं पंचमढ़ी के लिए किसको लगा देते हैं? जी.आर. हंटर को लगाते हैं। तो खोज का काम जी.आर. हंटर 1932 रहा है, जबकि प्रकाश में लाने का काम 1936 में डीएच गार्डन का रहा है। और 1958 की अगर बात करते हैं तो भीमबेटका की खोज की बात आती है। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर V.S. वाकाड़कर, तो इन्होंने खोजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा मित्रों, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं मित्रों, तो दिया गया भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्रों में अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा है, केरला है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इन सब जगहों पर आपके भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकार मिल जाते हैं, चित्र रचनाएं मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंचमढ़ी का नाम आएगा, पहाड़गढ़ का नाम आएगा, भीमबेटका का नाम आएगा, रायगढ़ का नाम आएगा, रायगढ़ तो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, मंदसौर की बात आ गई, होशंगाबाद आएगा, आदमगढ़ आएगा, भोपाल आएगा, ग्वालियर आएगा, रायसेन आएगा। ये सब क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित है और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हम लोग पढ़ें, तो पंचमढ़ी अभी जस्ट हमने कहा कि पंचमढ़ी गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला, पूछा जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज की बात आती है, जी.आर. हंटर साहब खोजते हैं, कब? 1932 में। प्रकाश में कौन लाता है? तो प्रकाश में आप जानते हैं डीएच गार्डन लाते हैं 1936 में। तो पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन साहब को जाता है, और डीएच गार्डन इसे कब लाते हैं? 1936 में लाते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष माना गया। तो किसके समकक्ष माना गया? स्पेन की एक गुफा है, स्पेन की गुफा का नाम अल्तामीरा है, अल्तामीरा के बराबर माना गया है पंचमढ़ी की गुफाओं को। आगे, पंचमढ़ी में कुल कितने? तो 50 गुफाएं अवस्थित है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? 50 गुफाएं अवस्थित हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है वो घरेलू और सामाजिक जीवन से संबंधित बताए जाते हैं, और पंचमढ़ी के प्रमुख चित्रों में आखेट के प्रस्थान करने की दृश्य को दर्शाया गया, यानी आखेट का प्रस्थान, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा और वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, उसके साथ शस्त्रधारी सैनिकों को भी दर्शाने का काम पंचमढ़ी में किया गया। तो ये सारे दृश्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ोगे, कुछ दृश्य दिखाते हैं, जैसे नृत्य वादन वाला दृश्य है, ये पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी वही जम्बूद्वीप वाला, देखो नृत्य वादन है ये। दूसरा दृश्य दिखाते हैं, दूसरा दृश्य आपका शहद एकत्रित करते हुए, ऊपर देख रहे हैं ये सब मधुमक्खियां उड़ रही हैं, ये छत्ता है आपका, नीचे ऐसा पॉट लगाए हुए एक जो है मानव दर्शाया गया है जो शहद एकत्रित कर रहा है। तो ये भी दृश्य आपको पंचमढ़ी में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे कहा जाता है सितार वादक तथा गदर्भमुख देवता का चित्र भी कहां से मिला है? तो सितार वादक और गदर्भमुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं यहाँ 50-50 गुफाएं हैं, इन 50 में से लश्करिया खोह से आपका गदर्भमुख देवता और सितार वादक का दृश्य मिला है। सशस्त्र युद्धों का दृश्य जो है वो पंचमढ़ी में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सशस्त्र युद्ध का दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी से मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण पंचमढ़ी में ही हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से सांभर के आखेट का दृश्य मिलता है मित्रों, और पंचमढ़ी के भांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य भी दिखाई दे जाता है। आगे बात करते हैं महादेव बाजार। महादेव बाजार गुफा में मित्रों एक विशालकाय बकरी का चित्र मिला है, यानी बड़ी सी बकरी का चित्र कहाँ मिला? तो महादेव बाजार में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को पंचमढ़ी वाले में पुतरी नाम दे दिया जाता है। और पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रशालाएं प्राप्त हुए हैं उसमें लश्करिया खोह आता है, नींबू भोज आता है और बनिया वेरी आता है। तो बनिया वेरी, नींबू भोज और लश्करिया खोह कहाँ पे आते हैं? ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जो महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है। आगे बढ़े मित्रों, तो पंचमढ़ी के चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। पहले स्तर के चित्रों में तख्तीनुमा और डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिसके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, जबकि दूसरे स्तर के चित्रों में केवल
अहेरिया यानी शिकारी रूप में अभिव्यंजित करने का काम किया गया। और तीसरे स्तर के चित्र कुछ स्वाभाविक जान पड़ते हैं। इन स्तर के चित्र घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंधित बताए गए हैं। कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से प्राप्त हुआ है मित्रों। कहां से मिला है? तो कांटेदार स्याही का चित्र जम्मू द्वीप से मिला है। नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्यों का चित्र जम्मू द्वीप गुफा से प्राप्त हुआ। तो नृत्य वादन का दृश्य कहां से मिला है? जम्मू द्वीप गुफा से मिला है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का प्राप्त हुआ है। परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र कहां से मिला? तो पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। आगे बात करते हैं तो पंचमढ़ी क्षेत्र से कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी मिले हैं। किनका? वानर क्रीड़ा का बढ़िया दृश्य कहां से मिला? पंचमढ़ी क्षेत्र से मिला है। बनियाबेरी क्षेत्र जो है वो पंचमढ़ी के सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिल गया है, जिसमें वानर समूह के साथ साथ मधुमक्खी का छत्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया? मधुमक्खी का छत्ता भी बनाया गया है। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांटेरोजा से शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित किया गया, जो पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है मित्रों। अभी आपने देखा था पंचमढ़ी का शहद एकत्रित करने वाला चित्र, तो ये मोंटेरोजा से मिला है मित्रों। मोंटेरोजा से मिला है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ें, आगे कहा जाता है स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियाबेरी से मिला है। कहां से मिला मित्रों? तो स्वास्तिक पूजा का बढ़िया वाला चित्र जो है वो बनियाबेरी से मिला। बनियाबेरी भी पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध का चित्र कहां से मिला? तो बोरी गुफा से मिला है। बोरी गुफा भी पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आती है। तो अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहां दर्शाया गया? तो आपके बोरी गुफा में दर्शाया गया, जो पंचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र पंचमढ़ी से ही मिले हैं, याद रखिएगा। और प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक कौन है? तो डीएच गार्डन साहब हैं, रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स के लेखक। आगे बढ़े मित्रों, पहाड़गढ़ की बात करेंगे। पहाड़गढ़ ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं और शिलाचित्र देखने को मिल जाते हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां घोड़े, हाथी पर सवार और तीरों के साथ साथ भाले और धनुषें से युक्त दर्शाए गए, यानी धनुष लिए हैं, तीर लिए हैं, भाला लिए हैं, हाथी पर बैठे हुए हैं और मानवाकृतियां घोड़ा भी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर डीपीएस दाराकेश ने उच्च पुरापाषाणकालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है। तो किसने खोजा है? डीपीएस दाराकेश ने खोजा है। स्थान कौन सा है? आप जानते हैं, स्थान आपका पहाड़गढ़ है, ग्वालियर के पास है। अगला नाम भीमबेटका का आएगा, बहुत प्रमुख है आपकी परीक्षा के लिए। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वाकाड़कर साहब ने खोजा है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हो जाती हैं। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन, क्या रेलवे लाइन से बरखेड़ा और उबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के मध्य बताई जाती है। मियां परशुपुर जो भीमपुरा नामक आदिवासी गांव है, उससे 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका भी आपकी बताई जाती है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र जो है वो 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, यानी 10 किलोमीटर के एरिया में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो आएगा। और भीमबेटका पहाड़ी की जो लंबाई है मित्रों, आपसे पूछा जाएगा भीमबेटका क्या है, तो आप कहते हैं पहाड़ी है। तो भीमबेटका पहाड़ी की लंबाई लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिल जाती हैं। इसमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष भी मिल जाते हैं। और यहीं पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, एक तो 8,000 ईसा पूर्व से है और दूसरा 1500 ईसा पूर्व के हैं। तो 8,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दृश्य आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक दृश्य हम दिखाते हैं, शिकार नृत्य। मित्रों ये शिकार नृत्य दृश्य आपका जो है भीमबेटका से मिला है, अच्छे से देख लो। ऊपर आपके ये क्या दर्शाए गए? शिकारी दर्शाए गए। नीचे एक बड़ा सा माहिश टाइप का दृश्य दर्शाया गया, जिसका शिकार ये लोग करना चाहते हैं। तो ये शिकार नृत्य वाला दृश्य है मित्रों, देख लो, भीमबेटका से मिला है। पहले स्तर के चित्रों की अगर बात करते हैं तो इस स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार दर्शाए गए पहले स्तर में। जबकि दूसरे स्तर के चित्र में, इस स्तर के चित्रों में मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक है, कृषक हैं, ग्वाले हैं, ये सब भी चित्रित किए गए हैं। ये सारी बातें भीमबेटका के लिए हो रही हैं, जिसका खोज उज्जैन के प्रोफेसर साहब यानी वाकाड़कर साहब किए हैं।
भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों, और रायसेन आप जानते हैं, रायसेन मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। भीमबेटका एक पहाड़ी होती है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार और छतों पर आपको दृश्य देखने को मिलेंगे मित्रों। भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग, कौन सा, गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी में मेसोलिथिक पाषाण काल की अवधि की बताई जाती है। कैसी है, मेसोलिथिक एज की है। और भारत में मध्य पाषाणकालीन चित्र जो है वो सर्वप्रथम भीमबेटका से ही देखने को मिल जाते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य चित्र और उसके साथ शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख भी प्रकाशित किया था। भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य इस नाम से कौन सी पत्रिका में, धर्म युग में छापा था। किसने छापा था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज्यादातर लाल, पीला और सफेद के साथ हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल, पीला, सफेद, हरा रंग कहाँ प्रयोग किया गया, भीमबेटका में ज्यादा देखने को मिलता है। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाओं की अगर बात करते हैं तो जैसे आएगा नाम गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कंटोरिया, फिंगरी गुफा, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे जो भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। गणेश घाटी में पाया जाने वाला सबसे सुंदर दृश्य है वो युद्ध का दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दर्शाया गया। यही है आपका युद्ध का दृश्य, गणेश घाटी से मिला है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरुए रंग से बनाया गया जो जंगली भैंसा है मित्रों। जंगली भैंसा 3.5 मीटर लंबा बताया जाता है जो जावरा से मिला है। जो आपका जावरा कहाँ पे आता है मित्रों, जावरा आपके भीमबेटका के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक गुफा लांगड़ाबाई से दुल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। लांगड़ाबाई से क्या मिला, दुल्हा और दुल्हन का चित्र मिला है। और कंटोरिया और फिंगरी से गर्भवती महिलाओं का चित्र भी मिला है। कंटोरिया और फिंगरी ये किसके अंतर्गत आते हैं, भीमबेटका के अंतर्गत आते हैं। वहां से गर्भवती महिलाओं का दृश्य भी दर्शाया गया। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया। और धर्मपुरी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमयी शिकारियों का दृश्य भी दर्शाया गया और उसके साथ हिरन के शिकार का रहस्यमयी दृश्य भी अंकित किया गया। तो ये सब दृश्य भी आपके भीमबेटका के अंतर्गत ही आते हैं। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों के विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों, इनसे प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता है। और गेरुए का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था तथा हरे के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग आप लोग कर लेते थे उस टाइम पे। भीमबेटका के बाद मित्रों हम बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है मित्रों। रायगढ़ यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रयों की अगर बात करते हैं तो बहुतालदा है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है, नवागढ़ है और कर्मागढ़ है, खैरपुर है, खरसिया है। ये सब आपका रायगढ़ का हिस्सा हो जाता है। बैतालदा की अगर बात करते हैं, इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसा का अंकन मिलता है। तो आपका हिरन, छिपकली और जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, बैतालदा में। ऐसा दृश्य प्रागैतिहासिक काल का देखने को मिल जाता है। जबकि कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो कबरा पहाड़ यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते के भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। और सिंघनपुर की बात करें, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत माठ नदी के पूर्वी ओर स्थित सिंघनपुर के चित्रों की जो खोज है वो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन के द्वारा की जाती है। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य भी किया है। सिंघनपुर में 50 चित्र जो है 50 चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिल जाती हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह बांधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। कौन सा, तीरों से बुरी तरह विधा भैंसा जो है तीरों से बिल्कुल इधर से उधर तीर आर पार कर दिए हैं और भैंसा मर रहा है, ऐसा दर्शाया गया। ये सबसे बढ़िया चित्र बताया जाता है, उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। यहाँ के गुफा द्वार पे असंयत कंगारू का चित्रण भी हुआ है। असंयत कंगारू का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो आप सिंघनपुर में देखने को पा जाएंगे। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा है, बारहसिंगा है, हिरण है, भैंसा है, सांड है, सूंड उठाए हाथी है और इसके साथ खरगोश हैं। इन सभी को भी दर्शाया गया है। यहीं पर एक गुफा का दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छिदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। और रायगढ़ क्षेत्र के अनेकों चित्र छेपांकन पद्धति में बने हुए बताए जाते हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त
पारवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू, टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्हों को भी पाया गया है। और मंदसौर की अगर बात करते हैं तो मंदसौर क्या है मित्रों? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पे कुछ प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ियाँ खोए हैं यानी गुहाएं हैं। और मोरी नामक स्थान से अष्टदल के साथ साथ कमल के साथ स्वास्तिक, चक्र, शौर्य, सरबोतोभद्र, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्र, ये सब देखने को मिल जाता है मोरी वाले स्थान से। यहाँ पर देहाती भांस से बनाई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो देहाती भांस से बनाई गई गाड़ियाँ कहाँ मिली? मोरी से मिली, यानी मंदसौर में मिली हैं। नृत्य रत मानव हो, पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले हों या फिर पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पे बढ़िया से मिला है। तो ये सब दृश्य आपका मंदसौर मोरी वाला हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, होशंगाबाद आएगा मध्य प्रदेश क्षेत्र में। होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी पे आदमगढ़ की पहाड़ियों में बने 1 दर्जन से ज्यादा शिलाश्रय स्थित हैं। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने का श्रेय 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष को जाता है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगली भैंसा है मित्रों, घोड़ा है, हाथी है, घायल भैंसा है, अस्त्रधारी है, घुड़सवार है, जिराफ समूह है, 4 धनुर्धारी है। ये सब दृश्य जो बना है ये आपके होशंगाबाद में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति में बनाए गए हैं। होशंगाबाद वाले चित्र क्षेपांकन पद्धति में है। और यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशालकाय माहिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं के द्वारा निर्मित है। तो महामाहिष का दृश्य कहाँ पे मिला है? आपके होशंगाबाद से मिला है। वन देवी का चित्र भी कहाँ से मिला मित्रों? तो वन देवी का चित्र भी आपके होशंगाबाद से देखने को मिल जाता है। आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित करने का काम किया गया है। छलांग लगाते 12 सिंह का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं में उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर के साथ साथ सिमलीरा, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि से आदिम चित्रकला का उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें आपके मध्य प्रदेश के लिए हुई हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के सन 1911 ईस्वी में गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहां की चित्रमयी गुफाओं में सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल बताने का काम किया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने वाले का श्रेय जो जाता है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल का जाता है, उसके बाद जॉन कॉकबर्न को जाता है। इसीलिए 1880 में कैमूर की पर्वत श्रेणियों में अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए मिलते हैं। और मिर्जापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रौंप, शोरियो घाट, भिलडरिया, लिखुनिया, कोंडाकोट, घोड़मागर और उसके साथ खोडहावा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए बताए जाते हैं। और इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर के साथ साथ गैंडा, हिरन सांभर, 12 सिंघा आदि का चित्रांकन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से बनाया गया है। बांड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका, यूरोप के बाद रखा है। एच बॉन्ड्रिक ने मिर्जापुर के घायल सूअर की अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्थान देकर के इस दृश्य को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है। घायल सूअर का आखेट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये आपका है घायल सूअर का दृश्य जो आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अब बात सोरहो घाट क्षेत्र की कर लेते हैं। सोरहो घाट क्षेत्र में सबसे सुंदर दृश्य
सुअर के आखेट का दृश्य मिलता है, जो केवल सरोह घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य बताया जाता है। कौन सा? सुअर के आखेट का दृश्य। गिरवी से बना इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थवादी, स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सुअर का मुख अर्ध खुला रह गया है, जो उसे असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सरोह घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्रों में बात करें तो स्याही के आखेट का है, हाथ के आखेट का है, छापे की मानवाकृतियों की बात हो रही है, ये सब आपके सरोह घाट से मिला है। लिखुनिया की बात करते हैं तो यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे लिखुनिया आपकी पाई जाती है। और लिखुनिया की बात करें तो हाथी के शिकार का दृश्य लिखुनिया में बनाया गया। आप देखो इधर हाथी दिखाई दे रही है, ये वाली हाथी दिखाई दे रही है, इसका शिकार का दृश्य दर्शाया गया है। ये आपके लिखुनिया में ही है। यहां से प्राप्त प्रमुख चित्रों में नृत्यवादन का दृश्य आता है। नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह आ जाता है। घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया, ये वाला दृश्य आ जाता है। तो ये सब आपके लिखुनिया के बेल्ट में आ जाते हैं। आगे बढ़ें तो मानिकपुर वाला बेल्ट आएगा। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है और मानिकपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट हैं, करपरिया हैं और करियाकुंड हैं। तो करियाकुंड, करपरिया और सरहाट कहाँ के क्षेत्र हैं? मानिकपुर वाले के क्षेत्र हैं, बांदा जिले में पाया जाता है। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों को गेरुए रंग में ओजपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है, मिला है। सरहाट से ही एक स्थान से सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठाया गया है, ऐसा बनाया गया जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। तंत्र मंत्रशाला रही होगी सरोह घाट वाले में या सरहाट वाले में। कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का अंकन है। तो कुरियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का अंकन किया गया है। घोड़मागर मिर्जापुर क्षेत्र के गैंडे के शिकार के अंकन के लिए जाना जाता है, जो गेरुए रंग से बनाया गया और पूरक शैली में बनाया गया घोड़मागर का गैंडे के शिकार वाला दृश्य। तो गैंडे के शिकार वाला दृश्य बहुत फेमस दृश्य होता है मित्रों। आप देखना, आपको दृश्य दर्शाते हैं गैंडे का शिकार। ये दृश्य आपका गैंडे का शिकार वाला है। बीच में गैंडा खड़ा हुआ है, इधर शिकार करने के लिए सब खड़े हुए हैं। महानुभाव लोग अपना बरछी, तलवार और फरसा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल बिडम्ब वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त है। कौन सा? बिडम्ब। कहाँ का है? मिर्जापुर क्षेत्र का है। तो प्रागैतिहासिक स्थल या कौन सा है जिसका पर्यटन स्थल विडम्ब है? तो मित्रों मिर्जापुर का है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। मिर्जापुर क्षेत्र में बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र भी मिलता है। तो बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ मिलता है? आपका मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। आप ये दृश्य देखिएगा, 3 दंडधारी अश्वारोहण, 3 दंडधारी अश्वारोहण आपके यहाँ दर्शाए गए। ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, ये आपके अश्व, 3 दंडधारी आपके अश्व वाले दृश्य भी हैं। मिर्जापुर में मिला है। मालवा वाला बेल्ट होता है। अपने अपने घोड़े को रास्ता में पैदल ले जा रहे हैं लोग। मालवा से पहिए रहित गाड़ी का दृश्य भी मिला है। पहिया रहित यानी पहिया ही नहीं है, ऐसी गाड़ी बनाया गया जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर यानी धनुष बाण और दंड लिए हुए खड़े हैं, ऐसा दर्शाया गया मालवा वाले में पहिया रहित गाड़ी में। और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन भी बढ़िया से किया गया। प्रागैतिहासिक स्थल हरनीहरन। हरनीहरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप पाया जाता है, हरनीहरन स्थान। और उसके बाद कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जो चित्र जहां से मिले हैं। जैसे आप देखना, घोड़मागर मिर्जापुर का है। तो घोड़मागर मिर्जापुर गैंडे के आखेट के लिए जाना जाता है। भिल्डरिया मिर्जापुर में है, घायल सुअर के लिए जाना जाता है। बिडम्ब मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर का है, 12 सिंहों का आखेट के लिए जाना जाता है। लिखुनिया मिर्जापुर में है, हाथी का शिकार के लिए जाना जाता है। जबकि होशंगाबाद की बात करते हैं, आदमगढ़ वाला, तो वो महामाहिस के लिए जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही वन देवी का चित्रण है, उसको भी जाना जाता है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ समूह का दृश्य मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मयूर का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी जानते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आपका शहद एकत्रित करते हुए दृश्य दर्शाया गया, उसे भी आप जानते हैं। और सिंघनपुर की बात होती है, छत्तीसगढ़ में है, घायल भैंसा और कंगारू का दृश्य देखने को मिला है, उसे भी आप लोग जानते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हो गई। आपके आउट ऑफ सिलेबस में कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे भी कराते हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं मित्रों, तो नवादा, राजगृह और चक्रधरपुर। कहाँ? नवादा जिला, राजगृह और चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में ये सब कुछ हैं। और शाहाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य में चक्रधरपुर जो वर्तमान में झारखंड में है और शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया गया।
तो दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियां यहां से दर्शाई गई हैं। बात करें मित्रों आपकी राजस्थान की, राजस्थान वीरभूमि राजस्थान है मित्रों। राजस्थान क्षेत्र में आप झालवाड़ा जाना, भरतपुर जाना, दरा के साथ साथ आप गागारोन जाना, इस सब क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान अलनरिया घाटी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिसमें स्थानीय लोग सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। तो सीता जी का मांडोलो जो स्थान है मित्रों, वो 5000 ईसा पूर्व का प्रागैतिहासिक चित्र लिए हुए है। तो सीता जी का मांडोलो नाम से संबोधित करते हैं। ये बात आपके राजस्थान की हो गई। अब दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत के प्रमुख स्थलों में बिल्ला सरंगम आता है मित्रों। बिल्ला सरंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाण काल स्थल है। देश में ये आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है बिल्ला सरंगम। और बिल्ला सरंगम से हड्डी के उपकरण, उसके साथ जादू टोना टोटका के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह खूब ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक बेल्ट आता है बेल्लारी मित्रों। बेल्लारी कर्नाटका राज्य का है और नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है बेल्लारी को। बेल्लारी पूछा जाता है खूब, कौन से राज्य में आता है? कर्नाटका। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन मानव गतिविधियों का प्रधान केंद्र बताया जाता है। यहाँ के चित्रों को 1892 में, कब 1892 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण मिला है, जादू टोना टोटका का दृश्य मिला है। तो ये सब चित्र आपको बेल्लारी से देखने को मिल जाते हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। तो स्पेन के चित्रों से बेल्लारी के चित्र सेम देखने को मिल जाते हैं, बराबर मिलते जुलते हैं। वायनाड के अटकल की अगर बात होती है, वही वायनाड मित्रों जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। यह केरला राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल होता है वायनाड के अटकल। यहाँ के चित्रों में 1901 में लगभग एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित करने का काम किया, यानी खोजने का काम किसका रहा? एफ फासेट का रहा। कब खोजा? 1901 में खोजा। यहाँ पर चतुष्कोण मिलता है मित्रों। चतुष्कोण के साथ साथ आपका स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टोटका से संबंधित प्रतीकात्मक चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब दृश्य आपका वायनाड के अटकल का है। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियां स्पेन के कोंगुल गुफा के भांति हैं और सिर पर कुछ पहने हुए बताई जाती हैं। तो स्पेन के कोंगुल गुफा के समान कहाँ का दृश्य देखने को मिलता है? तो स्पेन के कोंगुल के समान, बेल्लारी का नहीं, वायनाड के अटकल का दृश्य देखने को मिल जाता है। मित्रों ये तो आपके दक्षिण भारत के केंद्र हो गए। अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो दक्षिण भारत में नहीं पूरे भारत में है। तो दक्षिण भारत में शंगन कल्लू स्थान पर शैल चित्र मिले। कौन से स्थान पे? शंगन कल्लू स्थान पे शैलीय चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्राकृतिक रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं का चित्रण ना के बराबर किया गया। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुप्ता ने भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं और प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव के प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधा, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है और प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकार का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू और विश्वासों को व्यक्त करते हुए किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचयन आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधित चित्र उनके रसिक जीवन की झांकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुड़ियार यानी अर्थात 1 लाख गुफाओं का समूह के गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिल जाते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरुए से बनी जंगली भैंसा जिसे बाइसन कहा जाता है, इसका चित्र भी मिला है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। ये भीमबेटका से देखने को मिल जाता है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृतपाय जीवन को तड़पाते हुए दर्शाया गया है या तड़पते हुए दर्शाया गया है और एक जादूगर को एक बड़े वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया भी गया है। तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है। अब मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। जो उस टाइम वो लोग चित्र बनाए उसकी विषय वस्तु क्या रही? तो प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु में पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कहीं गैंडे का आखेट, कहीं पारासिंह का आखेट, कहीं भैंसों का आखेट, ऐसा दर्शाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है और प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों को अपने भावों को सरलतम रूप में दर्शाया और ज्यामितीय आकारों में सजोया भी है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस
युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। क्या है? उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास भी संचित है। और प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंघा का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन जो है मयूर का हुआ है। और प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। आगे बात करें तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या होता है मित्रों? तो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। और आदि मानव की दिनचर्या, पशुओं को मान करके खाना, उनके बाद उल्लास में नृत्य और गायन करना, यह सब रहा है। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय है, जादू है, टोना है, टोटका है, चिरस्मृति है, विजय है इत्यादि की भावनाएं भी निहित बताई जाती हैं। और गुहावासी मानव, क्या? गुहावासी मानव अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, स्वास्तिक, षटकोण, अंकों की रेखाओं आदि का प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ भी करता है, ऐसा भी दर्शाता है। आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है क्या? आगे कहा जाता है छापा चित्रों का आरंभ जो है वो छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। और प्रागैतिहासिक मानव शायद अपने आखेटक समूहों को चित्रित करके घायल पशु के चित्र के सहारे पशुओं के अनेक अंगों पर आक्रमण और प्रहार करने की शिक्षा लेता था। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषताएं हैं मित्रों, वो खासियत क्या क्या है? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस पे बने हैं? रेखा पे बने हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के रेखांकन कहा जा सकता है तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता भी है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रंग गेरुआ बताया जाता है, यानी लाल रंग का प्रयोग है। गुहा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे। और प्रागैतिहासिक मानव जो है वो गेरुआ के साथ साथ हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग में लाए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता भी दिखाई देती है। और उसके साथ साथ गति और सजीवता के साथ साथ प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। प्रागैतिहासिक शिला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है। और प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे और मिलने के लिए प्याली के रूप में पशुओं की पुट्ठे की हड्डी प्रयोग में लाते थे। तो आपसे पूछा जाता है जो रंगों को आपस में मिलाने के लिए कौन सी हड्डी प्रयोग करते थे या क्या लगाते थे, किसमें मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिलाया करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका यानी ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस और नरकुल आदि के एक सिरे को कोट करके बनाया करते थे। और प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर हैं, इसको खोद करके बनाया गया है। और प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला और काजल के रूप में भी होता रहा है। तो ये सारी बातें आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला की रही हैं जो विशेषताओं के रूप में जानी जाती हैं। फिलहाल राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना किए हैं? आपसे पूछ रहा है राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में 20 का है, 33 का है, 22 का है और 43 का ऑप्शंस दिया गया। राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, आपको ये बताना है। जब राज सिंह के बारे में आप देखेंगे तो 33 ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। सही जवाब 33 ग्रंथ के साथ जाएगा। 33 इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर है। आपसे कह रहा है बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? नाम जरीना का है, साइफा का है, रुकैम का है और नागर का नाम दे दिया गया। अगर हमें बनी ठनी रचना की ही बात करनी है तो इसका जो वास्तविक नाम बनता है मित्रों, ये वास्तविक नाम जरीना है, जरीना। और याद रखिएगा बनी ठनी को राधा का प्रतिरूप भी बताया जाता है, तो ये राधा का प्रतिरूप भी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामंत सिंह ने फाइनली कितने चित्रों की रचना की कहने का तात्पर्य है? 80, 90, 75 या फिर 65? सामंत सिंह ने कितने चित्रित ग्रंथों की रचना की है मित्रों, इनकी संख्या आपको बतानी है। जब संख्या की बात आती है 75 के साथ आंसर बनता है। 75 ग्रंथों की रचना फिलहाल ये की है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। और आगे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है?
कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा जो दृश्य मिलता है क्या कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है या फिर बीकानेर शैली का है? अगर हमें कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की ही बात करनी है तो ये रचना फाइनली मारवाड़ शैली की है, याद रखिएगा। तो ये मारवाड़ का चित्र है, सही जवाब मारवाड़ देना होगा, सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है और बीका जी का नाम दिया गया। 1488 में एक नगर बसता है, नाम बीकानेर होता है, राजस्थान राज्य में बसता है। और फाइनली इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम राव वीका जी होता है, राव वीका जी। तो सही जवाब डी के साथ आपको यहां बनाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? नाम बीकानेर शैली के हैं, कोटा शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं या फिर मारवाड़ शैली के हैं? रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं आपसे पूछ रहा है। जब शैली की बात आती है मित्रों, ये बीकानेर शैली के एक अच्छे चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बीकानेर देना होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? नाम कांवला का है, नानाराम का है, बैजनाथ का है और भगता का नाम दिया गया। रावत माधव दास का जो चित्र है ये किसने बनाया था मित्रों? राघव माधव दास का जो रावत माधव दास का जो चित्र है मित्रों ये बनाया गया कमला के द्वारा। तो सही जवाब कमला बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे कह रहा है लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? नाम जसराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव का है और मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला को जो लेखक बनते हैं मित्रों ये मुल्ला दाऊद बनते हैं। कौन बनता है? मुल्ला दाऊद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखा था? नाम आनंद कटेश कुमार स्वामी का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है और मंडन मिश्र का नाम दिया गया। राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखा मित्रों? तो राजपूत पेंटिंग 1916 की रचना की बात आती है तो सही जवाब आनंद कटेश कुमार स्वामी बनता है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण की बात आती है मित्रों, निसारदीन ने किया, मनोहर ने किया, शहाबुद्दीन ने किया या फिर आनंद कटेश कुमार स्वामी ने किया है। मेवाड़ शैली की बात आती है, रामायण के चित्रण की बात आती है मित्रों, तो इसका चित्रण फाइनली रामायण को दर्शाने का काम मनोहर कर रहा है। सही जवाब मनोहर बनेगा, सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो आपसे कह रहा है बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? नाम राजा रावदेव सिंह का है, अजयपाल सिंह का है, सूरज सिंह का है और नाम उम्मेद सिंह का दिया गया। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया? बूंदी राज्य की अगर बात आती है मित्रों राजा रावदेव सिंह सही जवाब बनते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार नीम मीर हासिम का दिया गया, होनहार का दिया गया, बेबादल खां का दिया गया और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन का वास्तुकार आपसे पूछा गया है। जब मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो बेबादल खां सही जवाब बनता है, बेबादल खां, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर की क्षति पहुंचाया था? सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाया था? शाहजहां ने पहुंचाया, औरंगजेब ने पहुंचाया, बाबर ने पहुंचाया या फिर जहांगीर ने पहुंचाया है? आपको बताना है कौन ज्यादा क्षति पहुंचाता है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने वाला औरंगजेब रहा है, तो आपको राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? 120 चित्र, 103 चित्र, 130 चित्र, 144 चित्र। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए मित्रों? जब तूतीनामा में चित्रों के बनाने की संख्या की बात आती है मित्रों तो सही जवाब 103 बनता है, राइट आंसर आपका 103 चित्र बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चलें, 5 नंबर प्रश्न आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? नाम 22 चित्रकार, 25 चित्रकार, 24 चित्रकार, 17 चित्रकार। बाकायत बाबरी की बात आती है, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है मित्रों? तो यहाँ पे 22 चित्रकारों का उल्लेख है, सही जवाब 22 के साथ जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? इस्लाम भी, यहूदी भी और ईसाइयों का, इन तीनों का जो पवित्र धर्म है मित्रों वो पवित्र स्थल है, नगर है, दिल्ली है, अमृतसर है, यरूशलेम है या फिर जौनपुर है?
आपको बताना है इसमें से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों का बहुत पवित्र स्थल है, वो आपका यरूशलेम है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया। अजंता में है, एलोरा में है, बाघ में है या फिर सतनवासल में है। आपको बताना कहां पे दर्शाया गया। मित्रों जब दर्शाने की बात आती है तो जैन शुद्धों के निवास स्थल में फाइनली मिलता है, यानी सही जवाब शेतनवासल बनता है। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना बनाना है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? नाम पाल शैली का है, नाग शैली का है, जैन शैली का है और अजमेर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक बनते हैं? जब धीमान और वित्तपाल की बात आती है मित्रों, सही जवाब पाल शैली के संस्थापक हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं। अपना 9 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? नाम के हब्बार का है, यामिनी रंजन राय का है, एम.एफ. हुसैन का है, अमृता सरगल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग जो है किस कलाकार ने किया है? जब नाइफ पेंटिंग की बात आती है मित्रों तो ज्यादा प्रयोग फाइनली मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बना पाते हैं। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन से 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंगाल विभाजन के टाइम पे भारत माता रचना किसने बनाई? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई, पीटी रेड्डी ने बनाई, रंगास्वामी ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना ने बनाई है? भारत माता चित्र की बात आती है 1905 में फाइनली बनाई जाती है और ऐसी रचना फाइनली बंगाल शैली के प्रणेता बनाते हैं। नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अवनी बाबू के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 स्त्रियां या फिर अग्निपक्षी या फिर वसंत पूजा, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाए? नाम पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्रॉक का है, ओल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। 3 स्त्रियों की बात हो रही है, अग्निपक्षी की बात हो रही है, वसंत पूजा की बात हो रही है। इन सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये बढ़िया रचना है, पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है ईशा का अंतिम भोज, ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है? ये सब बहुत अच्छी रचना है, प्रमुख रचना है, किसने बनाया? नाम जॉन मीरो का दिया गया, सल्वाडोर डाली का दिया गया, आंद्रे वेत्रे का दिया गया और मार्गन रसेल का नाम दे दिया गया। ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है? ये अच्छी रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं और इन रचना की अगर बात आती है तो सल्वाडोर डाली सही जवाब बन जाता है। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाम तंजौर का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का है और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो आपके प्रयाग शहर में है। तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, सी के साथ बनेगा। आजकल तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जानते हैं 45 करोड़ लोगों का जो है स्नान वहां पे होना है। सही जवाब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं? महाभारत श्रृंखला की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो या फिर घोड़े के चित्र की बात हो, ये सब श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र श्रृंखलाएं, इसमें कई चित्र एक साथ हैं। तो ये अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया, मास्टर मोशाई ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया? ये आपको बताना है कौन बनाता है। घोड़े के चित्र की बात हो, महाभारत की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो, रचनाएं अच्छी हैं और रचनाकार जो बनेंगे वो मकबूल फिदा हुसैन बनेंगे, जो भारत के विवादित कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश के खेल आदि प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए? नाम जॉर्ज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंक का है, पिकासो का है और फर्नाल एनजे का नाम दिया गया। विवस्त्र स्त्री की बात हो रही है, सूर्य के रथ की बात हो रही है, ताश का खेल की बात हो रही है। बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, ये सब प्रमुख चित्र हैं जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाए गए हैं। तो राइट आंसर जॉर्ज ब्रॉक बना लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना लगा लो। और आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहां हुआ था? नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा का है, बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जो जन्म है कहां पे हुआ था मित्रों? जब कट्ट साहब के जन्म की बात आती है रावलपिंडी आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? कृष्णा रेड्डी ने किया, सतीश गुजराल ने किया, तैयब मेहता ने किया या फिर ए रामाचंद्रन नैयर के द्वारा किया गया।
डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन फाइनली किसके द्वारा तैयार किया गया मित्रों? तो टिकट का डिजाइन मेंटेन करने का काम जो है ए रामाचंद्रन नायर का रहा है। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काला चांद, काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आजादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति व गणेश, आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम लक्ष्मण पै का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा का है, सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। काला चांद है, मोहनजोदड़ो है, जश्न आजादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति व गणेश है, आदमी जैसा प्रमुख चित्र मित्रों किसके द्वारा बनाया गया? तो ये सारी रचनाएं जब काउंट होती हैं तो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर अपना बनाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 9 की बारी है। कह रहा अजिष्ठा गुफा, जिसे अजंता कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और किस पहाड़ी पर जो है स्थित है? आपको पहाड़ी के बारे में बताना है, कौन सी पहाड़ी पे अजंता पाई जाती है। नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, रायसेन की पहाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं भी विकल्प दिया गया। मित्रों जब अजंता की बात आती है तो अजंता फाइनली किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो सही जवाब सतपुड़ा की पहाड़ी लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाओ। और आगे चलें, 10 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज 1925 में किसके द्वारा किया गया था? नाम जीआर हंटर का है, सीएल कार्लाइल का है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का है और बाउंड्री का भी नाम दे दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, खोज की अगर बात आती है जीआर हंटर सही जवाब है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। तो ए के साथ आप यहां पे अपना सही जवाब लगाओ मित्रों। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को फाइनली कला के द्वारा व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, यह कथन किसका है? नाम रस्किन का है, हार्वर्ड रीड का है, क्रोंचे का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। सही जवाब रस्किन महोदय के साथ जा रहा है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है, संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु किसकी रचनाएं हैं मित्रों? रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, नंदलाल बोस की हैं, यामिनी रंजन राय की हैं, या फिर के हेब्बार की हैं। संथाल स्त्री की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों? तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चे की अगर बात आती है, रचना यामिनी रंजन राय की है। हम सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की बारी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र है मध्ययुगीन संत। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? आपको बताना है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय रचना मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? मध्ययुगीन संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना विनोद बिहारी मुखर्जी की है। तो हम राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी देंगे। सी के साथ आपका राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा, पूछा गया ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्र नाथ का दिया गया, अवनींद्रनाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 5 नंबर प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किस महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जैसी पुस्तक और बोधि वृक्ष जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिख दी है, नित्यानंद महापात्रा ने लिख दी है, ब्रजमोहन नाथ ने लिख दी है, या फिर विश्वनाथ मुखर्जी ने लिख दी है। मित्रों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात हो, बोधि वृक्ष की बात हो, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। राइट आंसर जगदीश गुप्त देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। और आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 की बात है, ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजूका, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्र का है, ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, बनारस है, बिजूका है, स्कूल डेज है, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, अच्छे चित्र हैं। फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किए गए? तो ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाए गए, लखनऊ के एक अच्छे कलाकार जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में फाइनली ये कार्यरत हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है स्याह कोष्ठक का राजा, स्याह कोष्ठक का राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्तीय चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम के.जी. सुब्रमण्यम का दिया गया, ए रामाचंद्रन का दिया गया, तैयब मेहता का दिया गया और एन.एस. शिवेंद्रे का नाम दिया गया। शाह कलम की बात हो रही है, स्याह कोष्ठक के राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात आती है मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है।
और आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है, अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, समीर मंडल का है, सुधीर पटवर्धन का है, अमृता शेरगल का नाम दिया गया। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन होते हैं मित्रों? तो वो जाना माना नाम फाइनली भूपेन खक्कर का है, खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए, श्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कौन सा है मित्रों? आपको बताना है श्वान का चितेरा कौन सा है। नाम भूरी सिंह शेखावत का है, मंजीत बाबा का है, परमानंद चुएल का है, जगमोहन मथेडिया का नाम दे दिया गया। श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? कुत्तों की चितेरा का नाम से जो जाना जाता है मित्रों, जगमोहन मथेडिया। तो सही जवाब जगमोहन मथेडिया है, डी के साथ अपना राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार का वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? एडगार मोने की हैं, क्लॉद मोने की हैं, डोमिये की हैं या फिर पॉल सेजान की हैं। आपको बताना है मित्रों, सूर्योदय का प्रभाव है, कुमुदनी का फूल है, चिनार वृक्ष है, ये सब बढ़िया रचना, अच्छी रचना है। और माने मोने में अंतर आता है, क्लॉद मोने से जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स। मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है मित्रों? रंगों का सम्राट आप किसे कह देते हैं? तो मास्टर ऑफ कलर्स अब्दुल रहमान चुगतई हैं, शोभा सिंह है, महफूज हुसैन है, बद्रीनाथ आर्या का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रंगों का सम्राट, तो मित्रों ए आर चुगतई से जवाब होता है, अब्दुल रहमान चौगुतई इज द राइट आंसर। आपको बनाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत का माइकल एंजेलो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, डीपी राय चौधरी हैं, जगमोहन मथेडिया हैं या फिर राजा रवि वर्मा है। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत के माइकल एंजेलो की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी फाइनली इसके लिए उपयुक्त विकल्प हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए मित्रों? तो सशस्त्र युद्ध का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य फाइनली कहां से मिल जाता है? वो पंचमढ़ी से मिल जाता है। तो हम राइट आंसर पंचमढ़ी देंगे, बी के साथ अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है, नाम सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है मित्रों? जब अनुवाद की बात आती है, स्टेला कैम्ब्रिज आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा? नाम नादिर उज जमा का है, नाम अनवर ए सुलेही का है, नादिर का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अबुल हसन को फाइनली जहांगीर कौन सी उपाधि देता है, आपको यह बताना है। नादिर उज जमा सही जवाब बनता है, सही जवाब नादिर उज जमा बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नादिरा बानो और रुकैम बानो किसकी कालीन महिला चित्रकार थी? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो, शाइफा बानो, ये सब नाम अगर पूछा जाता है मित्रों तो याद रखिएगा जिसका काल चित्रकला के शीर्ष काल के रूप में जाना जाता है उसके काल की चितेरे हैं। सही जवाब जहांगीर बन जाएगा, राइट आंसर सी के साथ आपका लग जाएगा। और आगे चला जाता है, 7 नंबर प्रश्न आता है, दमयंती। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अवनी बाबू का है, के.एस. कुलकर्णी का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? दमयंती की बात आती है मित्रों, बनाने का जो काम रहेगा राजा रवि वर्मा का रहेगा, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के आते हैं, वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। नाम समकालीन भारत का है, ज्ञान चंद्रा का है, समकालीन कला का है और वीएफए का नाम दे दिया गया। वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन होता है मित्रों, उस पत्रिका को हम समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर अपना समकालीन कला बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया शिव का विश्वान नामक चित्र जो है किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव के विश्वान की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है शिव का विश्वान और फाइनली मास्टर मोशाई के द्वारा बनाया गया, यानी नंदलाल बोस सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ए के साथ हम अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया संत चित्रकार। संत चित्रकार किसे कहा जाता था? नाम रामकिंकर बैज का है, रथिन मित्रा का है, नंदलाल बोस का है, छतिननाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संत चित्रकार के रूप में आपसे पूछ लिया गया मित्रों, संत चित्रकार उसी को कहा जाता है जो छतिननाथ मजूमदार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर छतिन बाबू बनेंगे, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। तो मित्रों डी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है?
नाम बद्रीनाथ आर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला, आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया, तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए, 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है, रति अस्थाई भाव किसका है, तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है, तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद, शमरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे। नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद, समरकंदी, ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं, आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था, और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया संगीत परिजात, संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीरुल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों, तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, ब्रोनो से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से। बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों, वाश टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वाश विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है। नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगावतरण की बात हो रही है, ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है। राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा, तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है। डे इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें, 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं। नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ईबी हेवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और बनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया किसके द्वारा बनाई गई है। तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है, सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे भारत भवन की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया, भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है ये कानपुर में लोकेटेड है। सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया, ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट, अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। केशेस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के.एच. आरा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल
की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई है या फिर 49 हुई। मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है। सही जवाब 48 के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है। तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों, फर्स्ट आंसर लाल नीला पीला। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है। ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज, लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं। लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ यह पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों। लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं। बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो। ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया। नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है, जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है, कहाँ बन रही है। नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, शयन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला। नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया। कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा अत्रे। सही जवाब प्रभा अत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं। सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई। 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा। सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर क्या लगाते हो मित्रों। सिगरिया सिगरिया सिगरिया। सिगरिया में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है। नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों किसके द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा। तो आप जो सही जवाब बनाओगे उसी के साथ बनाओगे। सी इज द राइट आंसर बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है। नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर गोलकुंडा बन जाता है मित्रों। तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है।
द स्कीम की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय, पेरिस का निर्णय, इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूबेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया। पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं, रूबेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया? सोमनाथ होर ने किया, कंवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया? कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। मित्रों, भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? कोलाज। तो कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कंवल कृष्ण का है। सही जवाब कंवल कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और ये अपर्णा कौर की रचना है। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया, ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे? चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था? नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है? रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है। तो आपको राइट आंसर बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली को या नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है? कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है? मित्रों, अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे। आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है? नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला आरा यानी कृष्ण हौलाजी आरा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे। सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है? तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो। सी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपसे कह रहा है कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है? गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की? जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है। राइट आंसर बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है? नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं। इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका
किस राजा की रचना है? नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं? जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सामंत सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर आपका सामंत सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है। जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? नाम अजंता का है, बाघ का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों? वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है। 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं, आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ? नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर बनता है। सी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे? नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे? 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है? नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा छणोकील का है और छतीनाथ मजुमदार का नाम दिया गया। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छतीनाथ मजुमदार का बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं? नाम सुघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों अश्वघोष आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसपी बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम की बात हो रही है। मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ और आगे चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है। द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन। सही जवाब आता है मित्रों तो वो बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्यारा क्वेश्चन है, समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के आचारा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा।
सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वार्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चंद वकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों, वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर जेम्स वर्गेस देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है। और आगे चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दायमाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलें। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की। कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों। हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो डब्ल्यू.जी. आर्चर का नाम है, के.सी. घोष का नाम है, पी.सी. मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो पी.सी. मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों, दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं। सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं। आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल यहाँ पे बनाओगे। और आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया तूफानी रात की बात, जो है जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया असित कुमार हालदार ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल ने बनाया, फिर नंदलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं। और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं। आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है, ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल की हैं। तो ई.बी. हेबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर्स यहाँ पर बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं।